अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट्स रियल नंबर्स, और आज है इसका 5th लेक्चर, प्रॉब्ली लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था जो एक्सरसाइज 1.2 है ये सारी बेस्ड है ऑन द थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या थी? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। और एक्सरसाइज 1.2 का जो हर क्वेश्चन है वो यही है, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल। दैट मींस अप्रोच वही रहेगा। हालांकि मैंने आपको बोला था हूबहू वही अप्रोच रहेगा, जैसे हमने वहां पे लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पे भी लिखना है। जिस तरीके से हमने √2 को प्रूव किया था इरेशनल, उसी तरीके से हम इन नंबर्स को भी प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। और मैंने आपको वहां बोला था इस मेथड को, इस टेक्निक को जिससे हम प्रूव करते हैं ये नंबर इरेशनल है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक। उसमें हम क्या पहले करते हैं, हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। हम मान के चलते हैं, पहले इज्यूम करते हैं कि जो √5 है ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। फिर हम अपने इस स्टेटमेंट को, अपनी इस एजम्पशन को गलत साबित करके देते हैं। अगर हमने अपनी इस एजम्पशन को गलत साबित करके दिया, दैट मीन्स हमने जो एजम्पशन ली थी √2 इज रैशनल वो गलत है। अगर वो गलत है दैट मीन्स फिर आप खुद ही कंक्लूड क्या कर सकते हो, √5 जो है वो इरेशनल है। पहले हम क्या करते हैं, लेट अस इज्यूम। जैसे मैंने थ्योरम 1.3 को प्रूव किया था वैसे ही मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा √2। वहां पे फर्क इतना ही है, वहां पे था √2, यहाँ पे है √5। लेट अस इज्यूम टू द कंट्रारी। टू द कंट्रारी मतलब क्या हुआ, हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल, मगर मैं इसका अपोजिट इज्यूम कर रहा हूँ। यही हुआ टू द कंट्रारी, अपोजिट। लेट अस इज्यूम टू द कंट्रारी, let us assume to the contrary √5 is irrational। सिंपली अगर मुझे कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे इतना टाइम है ही नहीं, मैं क्यों देखूं आपका ये लेक्चर, सॉरी ये क्वेश्चन, इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मैं क्यों सर आपका ये क्वेश्चन देखूं, मैं उसको बोलूंगा कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अगर तूने देखा है थ्योरम 1.3 जिसमें हमने प्रूव किया था √2 इज इरेशनल, मैं कहूँगा सिंपली जहाँ जहाँ वहाँ √2 था यहाँ पे लिख वहाँ पे √5, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन जो कि मुझे यहाँ पे दिखाना है, मैं एक एक करके यहाँ पे एक बार मतलब एक स्टेप लिख के यहाँ पे इसको प्रूव करूंगा √5 इज रैशनल। वरना क्या है, हमने प्रूव करना है इसको इरेशनल। मैं इसको मानूंगा ये रैशनल है, फिर गलत साबित करके दूंगा अपनी ही बात। अगर गलत साबित करके दी अपनी ही बात, फिर मैं कंक्लूड करूंगा √5 इज इरेशनल। इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अच्छा मुझे बताओ, अगर √5 है रैशनल हमारे पास, जरा मुझे बताओ रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? ए नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल, ए नंबर s इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। that means √5 को मैं लिख सकता हूँ is equal to, which implies to √5 is equal to p divided by q, क्योंकि रैशनल नंबर है where p and q are integers and q is not equal to 0। जरा मुझे बताओ फिर मैं क्या लूंगा, लेट P और Q के फॉर्म में मैंने इसको लिखा, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि P एंड Q के फॉर्म में लेट अस सपोज 14/4, ये है ना, P एंड Q आर इंटीजर्स व्हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस रैशनल नंबर को हम ऐसी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसी मतलब इस रैशनल नंबर को जो हमने, क्योंकि हमने एज्यूम किया ना ये रैशनल नंबर है। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अगर ये P एंड Q है, मैं मान के चलता हूँ इनका कोई कॉमन फैक्टर है, मैं मान के चलता हूँ इनका कॉमन फैक्टर है 2 है, 3 है, 4 है, इनका कोई कॉमन फैक्टर जो P और Q है, जिसके फॉर्म में मैंने इस रैशनल नंबर को लिखा जो मैंने एज्यूम किया है, मैं मान के चलता हूँ इन P और Q का जो कोई कॉमन फैक्टर है, मैं क्या मानूंगा, लेट S बी कॉमन फैक्टर। मैं मानूंगा S जो है हमारे पास वो है कॉमन फैक्टर, किसका? कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। मैं मानूंगा
P एंड Q का जो एक ही कॉमन, लेट S बी द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। कॉमन फैक्टर का मतलब है S इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। जरा मुझे बता फैक्टर क्या होता है? जिससे एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर इस मतलब S नंबर से, दैट मीन्स ये कंप्लीटली दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मैं इसको भी डिवाइड करूंगा S, मैं इसको भी डिवाइड करूंगा S। अरे फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हो S से, डिनोमिनेटर को भी S से दे रहे हो। थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में मैं लाऊंगा इस P एंड Q को। अगर मैं इस P एंड Q को डिवाइड, मैं क्या करूंगा? डिवाइड बोथ P एंड Q। अब मैं क्या करूंगा? देखो देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा P और Q की फॉर्म में। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर मैंने मान के चला S। अब S से मैं क्यों डिवाइड करूंगा उन S कॉमन फैक्टर? ताकि मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में लाऊं, वो आपको भी पता चलेगा। डिवाइड बोथ P एंड Q बाय S। मैं दोनों डिवाइड P एंड Q दोनों को डिवाइड करूंगा किससे? बाय S। अगर मैं P एंड Q को डिवाइड दोनों से करूंगा S से, क्या ये √2 रहेगा बराबर P बाई Q की? ये रिड्यूस हो जाएगा सर, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने P को भी डिवाइड किया S से, Q को भी डिवाइड किया S से, P को जब मैं डिवाइड S से करूंगा वहां पे और कोई नंबर आएगा, Q को मैं जब डिवाइड करूंगा S से वहां पे और कोई नंबर आएगा, विच इंप्लाइज, तो मैं लिख सकता हूँ जो √2 है वो P बाई Q की फॉर्म में नहीं रहा, वो A बाई B की फॉर्म में रहा। ये A कब आया? जब मैंने P को डिवाइड किया व्हाट वी कॉल एज S से। ये B कब आया? जब मैंने Q डिवाइड किया S से। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रूफ में, वायर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। कल मैंने थ्योरम में बोला था को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं सर? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 तो कॉमन फैक्टर होता है दुनिया के किसी भी नंबर का। मुझे बताओ इन A और B का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ है 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है सर? क्योंकि मैंने इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लाया। मैंने इसको पहले लिखा था P बाई Q की फॉर्म में, फिर मैंने P को S से डिवाइड किया, Q को भी S से डिवाइड किया, अब ये आया A बाई P की फॉर्म में। अब A और B जो हमारे पास है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, P और Q का था कॉमन फैक्टर, फिर डिवाइड किया A और B बन गया। A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये है मेरे पास P और Q। लेट अस सपोज इस रैशनल नंबर को मैंने लिखा था P और Q की फॉर्म में, फिर इनका कॉमन फैक्टर है 2, जरा 2 से फिर डिवाइड कर, 2 7 r 2 2 r। ये क्या बन गया? रिड्यूस्ड फॉर्म, जो A और B हमारी है। दैट मीन जो A और B फॉर्म है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाया। ये है P बाई Q, S से डिवाइड किया, ये क्या बन गई? फिर को प्राइम, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई। अच्छा मुझे पता अगर A और B है को प्राइम, जरा मुझे पता इसको मैं सोल्व करूंगा। यहाँ पे वायर मैं लिख सकता हूँ √2 टाइम्स B इज इक्वल टू A। मैंने वहां पे भी बोला था, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मैंने ये सारा एक्सप्लेनेशन किया है। विच इंप्लाइज, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों ही साइड्स, मुझे बताओ √2 का स्क्वायर आएगा 2B का स्क्वायर आएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। जरा मुझे बताओ, मैंने कहा था आपको मैथमेटिकल सेंस, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथमेटिकल सेंस होगी, मैंने आपको कल कहा था अगर हम लिख सकते हैं A स्क्वायर को किसी टाइम्स, मतलब नंबर कोई, दैट मीन्स दिस A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा था मैथमेटिकल सेंस लगाओ। A स्क्वायर को तो भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स सम नंबर, 2 टाइम्स B स्क्वायर, 2 टाइम्स C स्क्वायर, 2 टाइम्स ये। जब ये जो A स्क्वायर होगा ये होगा ना डिवाइडेड बाय 2। अरे यार तुम्हें समझ ही नहीं आया। विच इंप्लाइज टू, वही मैं लिखूंगा, कल भी मैंने इसको बहुत समझाया था। विच इंप्लाइज टू 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये इस कंक्लूजन पे हम पहुंच गए, यहाँ पे 2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तुझे पता है if P is a prime number and P divides A square, then P also divides A. Therefore also we know, यहाँ पे मैं लिखूंगा also we know if also we know, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? if P divides A square, अगर हमारे पास P एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करता है A square, then P क्या डिवाइड करेगा? A को भी। P divides A also, ये मैंने आपको बोला है, P divides A also। ये मैंने आपको थ्योरम भी प्रूव करके दी है, और इस थ्योरम को प्रूव करने का मकसद सिर्फ था इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जरा मुझे बता, प्रोवाइडेड P
क्या है हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। जो प्रॉपर मैथमेटिकल स्टूडेंट होगा, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, वो इसको ब्रैकेट में लिखेगा p को प्राइम नंबर। जरा मुझे बताओ विच एम्प्लाइज टू 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका मतलब अगर 2 यहाँ पे डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ। अगर 2 डिवाइड करता है a ऑल्सो, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1। अरे बाबा, इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन 1। यहाँ पे इस इक्वेशन को भी मान के चलते हम x इक्वेशन। यहाँ पे है इक्वेशन 1 और इक्वेशन x। ये जो इक्वेशन 1 है ये याद रखो, क्योंकि मुझे ये अब रब करना है। 2 डिवाइड्स a, मतलब 2 डिवाइड करता है a को। सिंपली इक्वेशन 1 इज दिस। जरा मुझे बता इसके बाद क्या लिखता हूं मैं। मुझे बता एक चीज, अगर 2 डिवाइड करता है a को, अगर 2 डिवाइड करता है a को, देन मीन्स a इज इक्वल टू 2 टाइम्स c फॉर सम इंटीजर c। फॉर सम इंटीजर c। क्या मैं ये लिख सकता हूँ सर? आराम से लिख सकते हो। a इज इक्वल टू, वी कैन राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा वी कैन राइट, हम आराम से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 टाइम्स c कोई इंटीजर है। अरे यार a को मैं लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स समथिंग, क्योंकि a जो है ना ये 2 से डिवाइड होता है ना। बात को समझो, बात को समझो। a जो है ना 2 डिवाइड करता है ना a को, तो मैं a को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कुछ इंटीजर c। मैं समझाऊंगा आपको। a है फॉर एग्जांपल, 2 टाइम्स इंटीजर c को मैं 3 मानूंगा। 2 टाइम्स क्या 3 है 6, दैट मीन्स 6 जो है ना इट इज डिवाइडेड बाय a। तुझे समझ नहीं आया? अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया, मुझे बता। सॉरी a क्या है 6 इज डिवाइडेड बाय 2। तुम्हें समझ नहीं आया? बात को समझो, बात को समझो। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2c। ये किस बुनियाद पे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स c? मैं किस बुनियाद पे लिख सकता हूँ? क्योंकि जो 2 है ना ये a को डिवाइड करता है। सर कैसे लिख सकते हो? 2 टाइम्स ले कोई भी इंटीजर 5, 2 टाइम्स 5 आया 10। a का वैल्यू क्या है 10। जरा मुझे बताओ 10 इज डिवाइडेड बाय 2। तुम्हें समझ नहीं आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल 2 टाइम्स दैट इज सपोज 6, दैट इज 12। a का वैल्यू क्या है 12। क्या मुझे पता 12 डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से? हाँ 12 है डिवाइड 2 से, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2c। तब मैं लिख सकता हूँ किस बुनियाद पे मैं लिख सकता हूँ? इस पॉइंट की बुनियाद पे 2 डिवाइड c ऑल्सो। मगर अगर देखो आप याद रखना, जैसे मैंने आपको कल बोला था, अगर ऐसी इक्वेशन है आप ये मान के चलना 2 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, बेसिक मैथमेटिकल सेंस है। अगर 2 डिवाइड करता है a को, आप मान के चलना, आप लिख सकते हो इज इक्वल 2 टाइम्स c। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड करता है ना a को। आप a को लिख सकते हो 2 टाइम्स सम नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स 3 दैट इज 6 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स 5 दैट इज 10 इज डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अगर मैं a इज इक्वल टू 2c लिख सकता हूँ फॉर सम इंटीजर c, जरा मुझे बताओ यहाँ पे मैं फिर क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a, फिर मैं पुट वैल्यू ऑफ a करूंगा पुट इन इक्वेशन x। जो इक्वेशन x में वैल्यू ऑफ a है मैं करूंगा पुट इन अबो इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन x में, तुम देखना मैं बेटा बिल्कुल नॉर्मली इसको चला रहा हूँ, बिल्कुल इजीली आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप। ये जो a इक्वल 2c, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी कैसे लिख सकता हूँ। फिर जो a का वैल्यू मैंने इक्वेशन x में लिखा है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन x इन, पुट द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वेशन x, मतलब इक्वेशन x में जो a का वैल्यू है उसको पुट करेंगे अब वो इक्वेशन में, विच एम्प्लाइज टू a का वैल्यू हम देंगे √2 टाइम्स b इज इक्वल टू 2c। इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे। आफ्टर स्क्वायरिंग जरा मुझे बताओ, इसको भी यहाँ पे आफ्टर स्क्वायरिंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आफ्टर स्क्वायरिंग। जब मैं इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर आफ्टर स्क्वायरिंग। जब मैं आफ्टर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर आएगा 2, b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आएगा 4 एंड a का स्क्वायर सॉरी c का स्क्वायर आएगा c स्क्वायर, विच एम्प्लाइज टू 2 1 और 2 2 और विच एम्प्लाइज टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स c स्क्वायर। जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, मैंने आपको कल भी बोला था, अभी भी बोला, यहाँ पे था 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स c स्क्वायर। अगर तूने यहाँ पे कंक्लूड किया था 2 डिवाइड c स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे तू कंक्लूड कर सकता है ना विच एम्प्लाइज टू 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को। अरे यार विच एम्प्लाइज टू 2 डिवाइड b स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे कंक्लूड किया 2 डिवाइड c स्क्वायर थ्रू बेसिक मैथमेटिकल सेंस 2 डिवाइड b स्क्वायर, विच एम्प्लाइज। अब मैं यहाँ पे थ्योरम नहीं लिखूंगा, तू भी एग्जाम में थ्योरम नहीं लिखेगा। सर क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे तूने एग्जामिनर को थ्योरम लिखी है ना, उसको यहाँ पे खुद ही समझ आएगा, बच्चे को थ्योरम पता है। तुझे पता
था इफ p इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स b स्क्वायर, p डिवाइड करता है किसको, किसी भी b स्क्वायर हो। ये याद रखना, ये थ्योरम a स्क्वायर के लिए वैलिड, वहां पे मैंने पढ़ाई थी। a स्क्वायर इसका मतलब है b स्क्वायर के लिए नहीं लगेगी। अरे यार a स्क्वायर इज सम इंटीजर, b भी है ना कोई इंटीजर, अरे यार b भी है इंटीजर, b स्क्वायर के लिए भी, c है कोई इंटीजर, c स्क्वायर के लिए भी। 2 डिवाइड्स विच इंप्लाइज टू 2 आल्सो डिवाइड्स b, अगर 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 आल्सो डिवाइड्स b, इसको मैं मानूंगा सेकंड। इसके बाद मैं यहाँ पे रब करता हूँ और फर्दर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कराऊंगा। दैट मीन्स आपके पास 2 कंक्लूजन्स बन गए फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट कंक्लूजन इज, जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे रखा, हाँ 2 डिवाइड करता है a कोई इंटीजर है उसको 2 डिवाइड करता है, b कोई इंटीजर है जो यहाँ पे हमने लिखा a एंड b आर इनक्रोपाइम, ये कोई नया a और b नहीं है, ये यही वाला a और b है, इसी से मैंने लाया नहीं a और b। दैट मीन्स a को भी 2 डिवाइड करता है, b को भी 2 डिवाइड करता है। अरे यार मैंने इनिशियली कहा था a और b है को प्राइम, अब मैं कह रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ, मैंने इनिशियली इज्यूम किया था ये रैशनल है, उस पे मुझे आया था a और b को प्राइम है। अब मैं खुद ही प्रूव करके दे रहा हूँ a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। दैट मींस a और b का कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कौन सा, 2। अगर इनका कॉमन फैक्टर 2 है तो a और b क्या है हमारे पास, ये को प्राइम नहीं है। इनिशियली मैंने क्या माना था इनको को प्राइम, क्यों, क्योंकि मैंने माना था इसको रैशनल। जब मैंने इसको रैशनल माना था मुझे आए थे ये को प्राइम, लेकिन अब मैंने खुद ही साबित करके दिया ये को प्राइम नहीं है। अगर मैंने को प्राइम ये साबित खुद ही करके दिया ये को प्राइम नहीं है, अगर ये को प्राइम नहीं है तो बेटा जरा मुझे बताओ फिर क्या ये है। दैट मींस जो हमने एजम्पशन ऊपर ली थी जिसकी वजह से और भी हमारे पास को प्राइम आए थे वो रॉन्ग है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हो गई, ऊपर लिया तूने ही प्राइम √5 इज रैशनल, फिर तूने ही प्रूव करके दिया इसको कॉन्ट्राडिक्टरी, तूने ही कहा ना √5 इज रैशनल से आता है a और b को प्राइम, लेकिन है ही नहीं को प्राइम। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। वही मैं अभी लिखूंगा, जब मैं इसको बोर्ड को रब करूंगा मैं लिखूंगा ये contradiction तभी आई जब हमने wrong assumption किया। That's why √5 is not rational, it is irrational number। पहले मैं इसको रब करूंगा फिर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ये है इस क्वेश्चन की फर्दर एक्सप्लेनेशन, मैंने बोर्ड पे लिख के ही रखा ताकि टाइम बच जाएगा। हमने क्या बोला कि जो, हालांकि मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया क्वेश्चन, जिसको हमने 1 नाम दिया और जिस स्टेटमेंट को हमने 2 नाम दिया, जरा मुझे बताओ, आप देख सकते हो अपनी नोटबुक पे, क्योंकि आपको अभी नोटबुक पे मौजूद ही होगा, मैंने यहाँ पे रब किया। 1 मैंने नाम दिया स्टेटमेंट 2 डिवाइड c, 2 मैंने नाम दिया स्टेटमेंट 2 डिवाइड्स b। इनिशियली मैंने क्या लेट किया था, a और b था को प्राइम। क्यों लेट किया था a और b था को प्राइम, क्योंकि मैंने माना था √5 इज रैशनल। जरा मुझे पता a और b मैंने माना था को प्राइम। अगर 2 भी डिवाइड करता है a को, अगर 2 डिवाइड करता है a को भी, 2 डिवाइड करता है b को भी, दैट मींस 1 के अलावा तो इनका एक फैक्टर है दैट इज 2। अगर 2 है इनका फैक्टर तो ये को प्राइम नहीं रहे, दैट मींस कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गई। इनिशियली हम ही बोल रहे a और b को प्राइम है, फाइनली हम ही प्रूव करके दे रहे हैं a और b को प्राइम नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हो गई, क्योंकि हमने इनिशियली जो एजम्पशन ली थी वो रॉन्ग थी। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले ही मैंने आपको 1000 बार बोला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मींस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ज्यादा जोर इस पे देता हूँ। जब मैं अभी चेक कर रहा था वीडियो की ड्यूरेशन नियर अबाउट 17 मिनट्स हो गई, अब और 2-5 मिनट्स लगेंगे इसको, दैट मींस 22 मिनट्स हमें एक क्वेश्चन के लिए लगे। ये इसलिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन, मतलब ये चीज एक्सप्लेन कराने की कैसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। जरा मुझे जल्दी बताओ, √5 को मैंने इनिशियली माना था रैशनल, जरा मुझे बताओ मैंने कॉन्ट्रारी माना था क्योंकि मुझे प्रूव करके देना था इरेशनल, मैंने माना था रैशनल, फिर साबित करके दिया गलत है, रैशनल नहीं है, फिर मैंने साबित, अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल, कल भी मैंने आपको समझाया था। दैट मींस मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम, ये आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स a एंड b। जैसे मैंने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पे दिखाया आपको, बोथ बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। बट इनिशियली हमने तो मान के चला a और b को प्राइम है, क्यों, क्योंकि √5 को हमने इनिशियली माना था रैशनल, हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। हाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, पहले माना a और b को प्राइम है, अब बोल रहे हो इनका और एक फैक्टर है दैट्स 2। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग। ये क्यों अराइज होगी कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जो हमने इनिशियली माना था एजम्पशन वो गलत थी, वही मैंने लिखा है
has arisen because of our wrong assumption that root 5 is rational. ये wrong assumption है root 5 is rational. Hence क्या proof हुआ? That means hence हमने prove करके दिया असल में inverse हमने prove करके दिया root 5 rational नहीं है. अगर rational नहीं है तो क्या हमारे पास है? root 5 is irrational. This is called contradiction method. इसके बाद हम करेंगे question number 2. वो मैंने ऐसी याद रखा है. question number 2 क्या है? Question number 2 is same, but question number 2 is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. हमने प्रूव करना है, अभी हमने प्रूव करना था रूट 5 इज इरेशनल, या थ्योरम 1.2 में हमने प्रूव करना 1.3 में हमने प्रूव करना था रूट 2 इज इरेशनल. इसके बाद और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन वही है, हमने प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन इस वक्त रूट 5 रूट 2 नहीं है, इस वक्त थोड़ा सा नंबर जो है वो बड़ा है. दैट्स 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. लेकिन मसला यहाँ पे रूट 2 और रूट 5 लगता है थोड़ा छोटा, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको कैसे प्रूव करेंगे कि हम इरेशनल हैं वो थोड़ा सा लंबा है. ये नंबर लगता है थोड़ा सा बड़ा, आपको मतलब आप डर गए होंगे ये नंबर देख के, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन बड़ा होगा, रूट 5 का बड़ा था. बिल्कुल इसका इजी एक्सप्लेनेशन है और बहुत छोटी एक्सप्लेनेशन है, मतलब इस क्वेश्चन की प्रूव दैट दिस इज इरेशनल. जरा मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर दुनिया को आपको प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल है, आप क्या करोगे? सर आपने एक ही मेथड बताया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. दैट मींस मैं पहले इज्यूम करूंगा ये रैशनल है. अगर मैं इज्यूम करूंगा रैशनल, फिर क्या मुझे अपनी एजम्पशन गलत साबित करके दी, जब से मैंने अभी दी, जैसे अपनी एजम्पशन को मैंने अभी गलत साबित करके दी. अगर मैंने गलत साबित करके दिया अभी अपनी एजम्पशन को, फिर क्या मैं कंक्लूड करूंगा दैट मींस दिस नंबर इज नॉट रैशनल, दिस इज इरेशनल. जरा मुझे बताओ, लेट अस इज्यूम, हम इज्यूम करेंगे, लेट अस इज्यूम टू द कॉन्ट्रारी, मतलब अपोजिट. हम इज्यूम करेंगे टू द कॉन्ट्रारी. कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? अपोजिट. हमने प्रूव करना है ये इरेशनल है, हम इज्यूम कर रहे टू द कॉन्ट्रारी, अपोजिट हम इज्यूम कर रहे हैं ये रैशनल है. लेट अस इज्यूम 3 + 2 रूट 5 जो हमारे पास है इज रैशनल. ये हमारे पास रैशनल है. अगर ये हमारे पास रैशनल है, जरा मुझे बताओ 3 + 2 रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ ना P/Q की फॉर्म में? इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है. P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, while P and Q are integer and Q are not equal to 0. अच्छा, मैं अगर इसको P/Q की फॉर्म में लिखा ना इसको रैशनल नंबर्स को हमने, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. जरा जल्दी मुझे बताओ, इसको थोड़ा सा फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे. जरा मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q, ये है ना +3, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा. अरे कुछ नहीं किया, P/Q की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगा where P, Q are integers. P और Q को हम बोलेंगे integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये रैशनल नंबर्स का नियम है. जरा मुझे बता, 2 + रूट 5 को लिख सकते हैं ऐसे -3 which implies to 2 रूट 5 is equal to P, ऐसे आएगा P -3Q डिवाइड बाय क्या आएगा Q, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली इसको 1 रखेंगे नीचे, विच इम्प्लाइज टू रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये होगा 2 डिवाइड में, दैट इज P -3Q डिवाइड बाय 2Q. अरे लिख सकता हूँ ना, सिंपली लिखा ना. अरे यार ये है ना 2 डिवाइड होगा. देख अब यहाँ पे बात समझने की, मुझे पता P और Q क्या है, इंटीजर्स हमारे पास. याद रखना, अगर मैं इंटीजर्स को बात को समझना, P और Q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स. P और Q ऊपर जो लिखा P और Q इंटीजर्स, अगर मैं इनका कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाऊं, जैसे P -3 टाइम्स Q डिवाइड बाय 2 टाइम्स Q, मुझे बताओ ये कौन सा नंबर आएगा. सिंपली बताना ये कौन सा नंबर आएगा. ये याद रखना, आपकी मैथमेटिक्स नॉलेज में एडिशन हो रहा है यहाँ पे. अगर मैं इंटीजर्स से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, बात को समझना, अगर मैं इंटीजर्स से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इट विल बिकम ए रैशनल नंबर. जरा मुझे जल्दी बता, ये ना P -3Q, P है लेट्स सपोज 1, Q है 2, 1 -3 टाइम्स 2 दैट्स -6 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2 दैट्स 4, 1 -6 दैट्स -5/4. इट विल बिकम अ रैशनल नंबर, -5/4, चाहे कुछ भी आए.
दैट मीन्स कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, अगर मैं इंटीजर्स की कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर यहाँ पे मतलब बनाऊं, यहाँ पे जैसे p-3q डिवाइड बाई 2q, p और q है इंटीजर्स, दैट मीन्स दिस नंबर विल बिकम ए रैशनल नंबर। मगर √5 तो इरेशनल है, ये भी साबित करके दिया। क्या कभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर हो सकते हैं? नो सर, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। दिस वायलेट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इसने वायलेट किया फंडामेंटल रूल ऑफ मैथमेटिक्स, आपने तो सॉल्व क्वेश्चन करते हुए ये मतलब ये तो आपने कुछ थोड़ी मतलब आपने कुछ गलती ऊपर की कि आपको ये आया ना सर, गलत तो आया। दैट मीन्स अब सोचने की आप हमें सोचना है, दिमाग पे जोर डालना है कि गलत कैसे आया मैथमेटिक्स तो। अरे यार रूल मत कोई हमने यहाँ पे वायलेट किया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन गलत क्यों आया? गलत इसलिए आया क्योंकि जो इनिशियली आपने एजम्पशन ली है वो है गलत। अरे यार सर इतना अच्छा, सर इतना अच्छे से आप समझा रहे हो, फिर भी हम अच्छा मैं आप अच्छे से समझ रहे हो। मुझे बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सारा कुछ ठीक किया, लेकिन फिर भी जब हम कंक्लूजन पे आए तो हमें गलत निकला यहाँ पे √5। देखो देखो ये मसला क्या हो गया, मसला हो गया हमें फॉर एग्जाम्पल, तुम बेसिक में समझाओगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल तुमने सारे रूल्स ठीक किए, जैसे वो रील्स में दिखाते, तुमने सारे रूल्स अप्लाई ठीक किए, बाद में आ रहा है आपको 3=1। अरे यार बात को समझना, तुमने कोई चीज सॉल्व की, बाद में आपको आ रहा है 3=1, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। अगर ये पॉसिबल है नहीं, रूल्स भी आपने ठीक अप्लाई किए, फिर क्या होता है, फिर जो इनिशियली आपने नंबर लिया होता है वो गलत होता है। इसीलिए हमें ये गलत इसलिए आया क्योंकि जो इनिशियली हमने एजम्पशन ली वो गलत है। इनिशियली हमने एजम्पशन क्या ली, हाँ इनिशियली एजम्पशन ली 3+2 √5 इज रैशनल, इसलिए हमने इसको फिर p/q की फॉर्म में लिखा, इसलिए आया फिर रैशनल और इरेशनल। इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा और क्वेश्चन हो गया समाप्त। जरा मुझे बताओ, वी नो, मैं लिखूंगा वी नो p-3q डिवाइडेड बाई 2q इज ए रैशनल नंबर। 3 ऐसे सीधा लिखेंगे, वी नो हम जानते p-3q बिकॉज क्यों है इरेशनल, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, क्योंकि जो p और q है हमारे पास, p एंड q जो हमारे पास है दैट आर इंटीजर्स। अरे यार जल्दी जल्दी मुझे बोलो मैंने क्या कहा, मैंने मत कुछ गलत लिखा। p-3q डिवाइड बाई 2q जो ये नंबर है, वी नो हम जानते हैं ये जो नंबर है, वी नो यहाँ पे अच्छे से मैं लिखूंगा, वी नो नंबर जो नंबर हमारे पास है p-3q डिवाइड बाई 2q इज रैशनल, ये रैशनल है बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, क्योंकि p और q है इंटीजर्स। अगर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 आया तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा। हमें पता है p और q है इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये रैशनल है। एंड ऑल्सो वी नो, हम ऑल्सो और एक चीज जानते हैं, ये भी हम जानते हैं p-3q डिवाइड बाई 2q इज रैशनल, लेकिन ऑल्सो वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ऑल्सो वी नो √5 जो हमारे पास है दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है, ये है रैशनल, क्या इरेशनल और रैशनल बराबर हो सकते हैं? सर कभी बराबर नहीं हो सकते। मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, एंड rational number and irrational number can never be equal, and rational and irrational number जो rational और irrational number है हमारे पास can never be equal, ये कभी भी equal नहीं हो सकते। can never, यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा never be equal। रैशनल और इरेशनल नंबर जो हो सकते हैं ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, आपको पता भी है, ये बेसिक फंडा है मैथमेटिक्स का। रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स हमें क्या आया, हमें आया रैशनल और इरेशनल बराबर है, लेकिन रैशनल और इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते। ऊपर मैं रब करूंगा फिर इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं कहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते देते पहुंच गया, मैं पहुंचा एक्सप्लेनेशन देते देते कि रैशनल और इरेशनल नंबर हम जानते हैं कैन नेवर बी इक्वल, ये तो बराबर नहीं हो सकते। हेंस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, हेंस द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो गई? क्योंकि हमें आया रैशनल और इरेशनल बराबर। कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो गई? हमें आया रैशनल बराबर
इरेशनल के, लेकिन जो कि कभी मुमकिन ही नहीं है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी बराबर हो ही नहीं सकते, बट हमें आया रैशनल और इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, फिर क्या लिखूंगा मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। अब मैं रीजन दे रहा हूं कि मैंने पहले कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई कि रैशनल आया इरेशनल के बराबर, जो कभी हो नहीं सकता है। अब मैं दूंगा रीजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हो गई, जो हमारा आंसर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, ये क्यों अराइज हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्यों हो गई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये अराइज हो गई बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्या रॉन्ग एजम्पशन, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। 3 + 2√5 जो हमने एज्यूम किया था वो रैशनल है, वो असल में रैशनल नहीं है। फिर अरे यार, कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए अराइज हो गई ना, हमने मान के चला था 3 + 2√5 इज रैशनल। दैट मीन्स हमने इनिशियली ही एजम्पशन गलत मानी थी, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आगे आ गई हमारे पास। अगर ये इनिशियली एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन क्या रॉन्ग है, फिर 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर ये रॉन्ग है, फिर 3 + 2√5 क्या है, hence 3 + 2√5 is irrational. 3 + 2√5 is not rational. इट इज इरेशनल। कल से तुझे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, मुझे बताओ ये जो नंबर्स है ये इरेशनल है, ये हम किस मेथड से प्रूव करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारे पास। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी हमने प्रूव करने हैं कुछ नंबर्स को ये इरेशनल है। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम रब करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जैसे हमने थ्योरम 1.3 में प्रूव करना था √2 इज इरेशनल, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना था √5 इज इरेशनल, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना था 3 + 2√5 इज इरेशनल। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए, हमने इनको प्रूव करना है। मतलब ये जो नंबर्स है ये इरेशनल है। जरा मुझे बताओ कैसे हम एक नंबर को प्रूव करते हैं इरेशनल। मैंने आपको बताया एक ही टेक्निक हमारे पास है। सर कौन सी टेक्निक, कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्या इज्यूम पहले करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है हम इज्यूम पहले करेंगे, हमने प्रूव करना है ये इरेशनल है, मैं पहले इज्यूम करूंगा ये रैशनल है, फिर उसको P/Q की फॉर्म में लिखूंगा, फिर अपनी इस एजम्पशन को गलत साबित करके, मतलब अपनी इस एजम्पशन को गलत साबित करूंगा, उससे पता चलेगा कि ये जो मैंने एजम्पशन ली थी वो गलत है। अगर वो एजम्पशन गलत है, एजम्पशन क्या ली होती है, रैशनल है, अगर रैशनल नहीं है तो क्या इरेशनल। तीनों में प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे हम करते आ रहे हैं पार्ट्स, वैसे हम इन पार्ट्स को भी करेंगे। जरा मुझे बताओ 1/√2 को हमने प्रूव करना है ये इरेशनल है, कैसे हम करेंगे, लेट अस इज्यूम, हम इज्यूम करेंगे। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि ये सारा यहीं पे पहुंचे। लेट अस इज्यूम टू द कंट्रारी, मीन्स टू द कंट्रारी मतलब क्या हुआ, अपोजिट मतलब क्या हुआ, हमने ये प्रूव करना ये इरेशनल है, लेकिन मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि जो 1/√2 है ना, 1 divided by √2 is rational. To the contrary, I am assuming this number is not irrational but this is rational. मुझे बताओ अगर ये रैशनल है, आपने बचपन में पढ़ा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 which implies to 1/√2 can be written in the form of 1/√2 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. P, Q जो है ना हमारे पास ये यहाँ पे इंटीजर्स होंगे और Q जो हमारे पास होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नंबर नॉट डिफाइंड बनेगा। ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना इसको, ज़रा मुझे बताओ अगर मैं दोनों साइड से रेसिप्रोकल करूँगा, ज़रा मुझे बताओ इस साइड से 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा √2 डिवाइड बाय 1, लेकिन वो √2 ही होता है, इज इक्वल टू यहाँ का रेसिप्रोकल करो Q डिवाइड बाय P। ज़रा जल्दी बोलो, जैसे हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। मुझे बताओ व्हाट इज √2, सर √2 तो हमें पता है 100% दिस इज इरेशनल। मुझे पता Q डिवाइड बाय P, व्हाट्स Q, Q इज एन इंटीजर, व्हाट्स P,
p इज एन इंटीजर। अगर q भी इंटीजर, p भी इंटीजर, मुझे बता q by p बनाएंगे रैशनल नंबर की इरेशनल। लेट अस सपोज q 2 है, p 3 है, 2 by 3 रैशनल। कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो इंटीजर्स की, ये बनाते हैं हमेशा रैशनल। जैसे मैंने बताया था, कोई भी आप कॉम्बिनेशन इंटीजर्स की लो, जैसे वहां पे आया था कुछ 3 plus p डिवाइड बाई 2 क्यों, या कुछ 3 plus 3p डिवाइड बाई 2 क्यों, वो बनाती है रैशनल। मुझे बताओ ये क्यों डिवाइड बाई 2p makes a rational number but under root 2 is irrational। irrational number कभी rational number के बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है that means ये क्या हमारे पास यहाँ पे आया, ये हमारे पास यहाँ पे contradiction arise हो गई। हमने proper mathematics का यूज करके यहाँ पे हमने रूल वायलेट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे contradiction आ गई। contradiction मतलब अपोजिट आ गया। rational तो irrational के बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर rational irrational के बराबर हो ही नहीं सकता है, ये क्यों गलत आया हमें? क्या हमने यहाँ पे कोई रूल वायलेट किया? गलत आया ना सर, हमने एक्चुअल में एज्यूम चीज जो की थी वो गलत की थी। क्या हमने माना था 1/√2 इज रैशनल, फिर ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। अब मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा, वही आप नोट करोगे फिर अपनी कॉपी पे। जरा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिखूंगा q डिवाइडेड बाई p, नंबर q डिवाइड बाई p। यहाँ पे है ना no नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, नंबर q डिवाइड बाई p, no डॉट मीन्स नंबर, नंबर q डिवाइड बाई p इज रैशनल, नंबर q डिवाइड बाई p is rational because क्यों है rational? Because q and p are integers। क्योंकि जो q है और p है ना, ये दोनों इंटीजर्स है। उस वजह से क्या होगा, अगर q और p दोनों इंटीजर्स है, उस वजह से जो नंबर q by p है ये बनेगा रैशनल। अगर ये रैशनल बनेगा, अगर ये एंड ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे वी नो, ऐसे लिखेंगे वी नो, अच्छा लगेगा ऐसे, वी नो नंबर q डिवाइड बाई p इज रैशनल बिकॉज q एंड p आर इंटीजर्स। एंड ऑल्सो वी नो, ऑल्सो हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है हमारे पास, √2 जो हमारे पास है दैट इज इरेशनल। एंड rational and irrational number can never be equal। rational and irrational जो numbers है वो कभी equal नहीं हो सकते। rational and irrational numbers can never be equal, वो कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। जरा मुझे बताओ मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपली वी नो नंबर जो q by p है वो रैशनल है, √2 जो है वो इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल नंबर कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते है बराबर, देयरफॉर contradiction has arisen, contradiction has arisen। जरा क्यों contradiction arise हुई सर? क्योंकि यहाँ पे जो simple contradiction यहाँ पे पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q by p है रैशनल और रूट arisen, contradiction has arisen। क्यों contradiction arisen हुई है? क्योंकि q by p जो हमारे पास है वो रैशनल है, √2 इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल के भी बराबर नहीं हो सकती है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो गई? क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली थी। यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स मैंने गलत किया ना, असल में जो एजम्पशन हमने लिखी थी वो गलत थी, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। फिर क्या हम कंक्लूड करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? क्योंकि एजम्पशन गलत है। एजम्पशन क्या है? 1/√2 इज इरेशनल। अगर ये गलत है तो ठीक है, 1/√2 इज इरेशनल। सॉरी 1/√2 एजम्पशन थी रैशनल है, वो गलत है। फिर क्या ठीक है, 1/√2 इज रैशनल। मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, आई विल राइट हियर कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो गई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। कौन सी रॉन्ग एजप्शन थी हमारी? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन पे भी अराइज हुई क्योंकि हमारी रॉन्ग एजप्शन की वजह से। रॉन्ग एजप्शन क्या थी हमारे पास? 1/√2 इज इरेशनल, ये सॉरी रैशनल, ये थी रॉन्ग एजप्शन। 1/√2 इज रैशनल। देयरफॉर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, देयरफॉर 1/√2 जो है हमारे पास वो क्या है? वो है RAT ही मैं लिखूंगा, आप खुद ही समझाओगे। सॉरी IRRAT,
दैट इज इरेशनल। रूट 2 हमारे पास क्या है, इरेशनल। ये था पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम सीधा जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सिंपली 7/√5 को आपने प्रूव करना, ये इरेशनल है। IC में लिखूंगा लेट अस इज्यूम, मैं लिखूंगा लेट अस इज्यूम। हम इज्यूम करेंगे टू द कॉन्ट्रारी, लेट अस इज्यूम टू द कॉन्ट्रारी। हम कॉन्ट्रारी इज्यूम करेंगे, इसका अपोजिट इज्यूम करेंगे। 7/5 जो हमारे पास है दैट इज रैशनल। हमने प्रूव करना ये इरेशनल है, लेकिन मैं टू द कॉन्ट्रारी इज्यूम करूंगा ये हमारे पास है रैशनल। अगर रैशनल है तो मैं विच इम्प्लाइज टू, मैं लिख सकता हूँ ना 7/5 को मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वायर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे मैंने लिखा P और Q आर इंटीजर्स। हाँ, वायर P Q जो है ना वो आर इंटीजर्स, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ऐसे √5 इज इक्वल टू P/7Q। कोई मैथमेटिक्स मत, मैंने रूल वायलेट किया सर, नहीं किया। ज़रा मुझे बता, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, ज़रा क्यों? मुझे बता P क्या है, इंटीजर, Q क्या इंटीजर, 7 क्या इंटीजर। मुझे पता इन इंटीजर्स की कॉम्बिनेशन हमारे पास रैशनल बनाएगी कि इरेशनल? सर हमेशा रैशनल नंबर बनाएगी, लेकिन √5 क्या इरेशनल? रैशनल आया इरेशनल के बराबर, अगर रैशनल आया इरेशनल के बराबर, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, गलत। रैशनल कभी इरेशनल के बराबर आ ही नहीं सकता। फिर ये गलत क्यों आया? क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली थी। 7/5 इज इरेशनल, दैट मींस एजम्पशन हमने क्या ली थी, गलत। जरा समझो एक बात, मुझे पता हमें क्या यहाँ पे आया, √5 इज इक्वल टू P/7Q। इसका मतलब हमें एक इरेशनल नंबर आया एक रैशनल नंबर के बराबर। ये कभी पॉसिबल ही नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों गलत हमें आया? क्या हमने मैथमेटिक्स गलत किया? ना सर, मैथमेटिक्स तो गलत नहीं किया। फिर क्या हमने किया? सर हमने एजम्पशन ही गलत ली, 7/5 इज रैशनल। ये तो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स अगर एजम्पशन गलत है, 7/5 इज रैशनल, फिर क्या है 7/5 इरेशनल। इसकी एक्सप्लेनेशन बराबर ऐसी ही है, लेकिन चूंकि ये बड़ी एक्सप्लेनेशन है, मैं वीडियो को पॉज करूंगा, एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे लिखूंगा, फिर तो उस एक्सप्लेनेशन को नोट करेगा, क्योंकि वीडियो का टाइम हमें थोड़ा सा बच जाएगा। ये यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। मैंने क्या लिखा, वी नो नंबर P, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, वी नो नंबर P/7Q इज रैशनल बिकॉज P and Q are integers and Q is not equal to 0. Also we know √5 is irrational. √5 is irrational, and rational and irrational number can never be equal. Therefore, contradiction has arisen. This contradiction has arisen due to our wrong assumption that 7/5 is rational. Therefore, 7/5 जो हमारे पास है वो है इरेशनल। इसके बाद जो है मेरे पास थर्ड पार्ट है या लास्ट पार्ट, में थक गया ऐसे क्वेश्चंस को करते करते, हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट पार्ट को। फर्स्ट आई विल सी वेदर माइक इज वर्किंग और नॉट। यस, माइक इज वर्किंग। तो हम यहाँ पे लास्ट पार्ट लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट पार्ट। इसलिए मैंने ये पहले ही रखा था ताकि मुझे वीडियो को पॉज नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही रखा था। यहाँ पे लिखिए लास्ट पार्ट। ज़रा मुझे बताओ लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर 3, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। पार्ट नंबर 3 इज वी हैव टू प्रूव 6 + √2, यही है, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। सोल्यूशन ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा अच्छी खासी। ज़रा मुझे बताओ हम कैसे प्रूव करेंगे सर? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ज़रा क्या लिखूंगा मैं? लेट अस इज्यूम। मैं इज्यूम करूंगा, क्या इज्यूम करूंगा? लेट अस इज्यूम टू द कॉन्ट्रारी। टू द कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? अपोजिट इसका इज्यूम का। जो मैंने प्रूव करना है उसका अपोजिट में इज्यूम कर रहा हूँ। टू द कॉन्ट्रारी 6 + 2√2 जो हमारे पास नंबर है वो रैशनल है। मैं इज्यूम करूंगा वो इरेशनल नहीं बेटा, वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो मैं 6 + √2 को लिख सकता हूँ ना इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ ना √2 इज इक्वल टू P/Q -6। मैं इसको लिख सकता हूँ ना √2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके, हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, चलो करेंगे आपके लिए 6Q, जिसको आप बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते थे। इसके नीचे 1 है, P1 सर P 6 × Q, 6Q / Q × 1 दैट्स Q। ज़रा मुझे पता यहाँ पे और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। √2
सर इरेशनल। मुझे बताओ पी क्या, इंटीजर, क्यों क्या इंटीजर, इनकी ये कॉम्बिनेशन क्या बनाती है, रैशनल नंबर। क्यों, पी को कोई नंबर ले, क्यू को कोई नंबर ले, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था पी माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू, ये इंटीजर से, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर। हमें आया रैशनल बराबर इरेशनल, क्या हमने यहाँ पे कोई गलती की, ना ना यहाँ पे गलती नहीं की, फिर क्यों गलत आया रैशनल इरेशनल, फिर मैथमेटिक्स झूठा है, मैथमेटिक्स झूठा नहीं है, क्योंकि आपने इसको पहले गलत इंफॉर्मेशन दी थी, गलत एजम्पशन दी थी 6 प्लस रूट 2। मुझे याद आया बचपन में जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता करता था, आज भी है, कंप्यूटर में बोला करते थे वहां पे, ए कंप्यूटर इज नेवर रॉन्ग, कंप्यूटर हमें कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देती है, कंप्यूटर हमें कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एक्चुअल में अगर हम इनपुट गलत मतलब वहां पे डालेंगे, हमें आउटपुट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तुझे समझ नहीं आया, कंप्यूटर जो है ना, ये आपको कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आप इनपुट ही गलत डाल रहे हो, मतलब अगर आप यही से उसको रॉन्ग चीज दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको मतलब जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो ठीक रिजल्ट होगा वो तो ये नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको इनपुट ही रॉन्ग दिया था। अरे यार मैं समझाऊंगा। कंप्यूटर हमारे पास है, तूने इसको कैलकुलेटर खुलाया, तूने वहां पे करना है 6 प्लस 5, लेटर सपोज आपको कैलकुलेट करना है 6 प्लस 5, उसका आंसर आता है 12, लेकिन तूने कंप्यूटर को 6 प्लस 5 नहीं, आपको क्वेश्चन आया लेटर सपोज 7 प्लस 5, सॉरी 7 प्लस 5, आपको क्वेश्चन आया वहां पे 7 प्लस 5 कितना होता है, तूने कंप्यूटर को दिया 7 प्लस 3 4, उसने दिया 11, तू बोलेगा कंप्यूटर बाबा गलत है। अरे यार तुझे इनपुट देना था 7 प्लस 5, तूने कंप्यूटर को इनपुट दिया 7 प्लस 4, तूने इनपुट ही गलत दिया। तुझे एग्जाम में आया था 7 प्लस 5, तूने उसको कंप्यूटर को बोला 7 प्लस 4। अरे यार वो 11 देगा ना, वो कहाँ देगा 12, क्योंकि जो आप चाहते थे रिजल्ट 12 वो आपको तब मिलता है जब आप इनपुट उसको ठीक देते 7 प्लस 5। आपने इनपुट दिया 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, दैट इज मतलब उसने वहां से आउटपुट भी फिर गलत, हालांकि उसने अपने हिसाब से प्रोसेस ठीक किया, आपने इनपुट गलत दिया, इसलिए आपको लगा मेरा आंसर गलत है। होप आपने समझा होगा। बचपन में कहते थे, एक्चुअली मेरी जो एक डिसएडवांटेज है, मतलब मैं पढ़ाने में अगर कोई भी पॉइंट आता है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठता, वरना यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी एग्जाम्पल बोलनी। हालांकि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी चीज को थोड़ा रिलेट कर पाऊँ किसी दूसरी चीज से, थोड़ा अच्छा लगता है उससे। जरा मुझे बताओ रूट 2 किसके बराबर आया हमारे पास, p माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू। ये हमने मैथमेटिक्स गलत किया फिर आया गलत ना सर, मैथमेटिक्स तो ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने इनिशियली एजम्पशन ली थी गलत, 6 प्लस रूट 2 जो है हमारे पास रैशनल, इसीलिए इरेशनल आया बराबर रैशनल की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन जो है वो गलत ली थी। इसका इंग्लिश, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखूंगा ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी, वी नो नंबर p माइनस 6 क्यू, जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ उन पार्ट्स में वैसी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। वी नो p माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू इज रैशनल एज p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो वी नो रूट 2 इज इरेशनल बट रैशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स गलत निकला। गलत क्यों निकला, क्योंकि हमने एजम्पशन इनिशियली जो एजम्पशन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन दैट 6 प्लस, एजम्पशन क्या हमने ली थी 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, देयरफॉर ये रैशनल नहीं है। ये क्या है, ये इरेशनल है 6 प्लस रूट 2। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट यहाँ पे होती है, और आपका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर जिसके 6 मार्क्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर का। पहले मैं आपको जल्दी मैं बोलूंगा कि समरी में इसने कौन से पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बुक में। आपकी बुक में समरी में लिखा क्या होता है, पॉइंट्स जो आपने पढ़े होंगे थ्रू आउट चैप्टर में, इसलिए समरी का रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो पता चलेगा, क्योंकि समरी में से प्रोबेबिलिटी होती है कि 1 या 2 क्वेश्चन आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए मैं हर चैप्टर की समरी लास्ट में बताता हूँ। हालांकि इस चैप्टर की समरी में उसने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला लिखा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, समरी में लिखे होते हैं पॉइंट्स जो आपने पढ़े, थ्योरम्स लिखी होती है, कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़े। जरा मुझे पता तूने आफरान सर के पास नहीं पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। जो सेकंड पॉइंट लिखा है समरी में दैट इज थ्योरम नंबर 1.2 जो मैंने आपको डिटेल में समझाई, इफ p
is a prime number, p divides a square, then p also divides a for some integer a, where a is some integer. और जो तीसरा पॉइंट समरी में लिखा है दैट इज जो तीसरा पॉइंट लिखा है टू प्रूव √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। हालांकि हमने सिर्फ √2, √2, 3, √5 नहीं इरेशनल किया, हमने इन पॉइंट्स को भी, इन नंबर्स को भी प्रूव किया इरेशनल है। समरी में यही पॉइंट्स लिखे थे जो अपनी डिटेल में मेरे पास पढ़े। इसके बाद हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, एक ही पॉइंट बचता है जो मैंने आपको बोला था एक दिन, मतलब एक दिन क्या, इन्हीं लेक्चर्स में से एक लेक्चर में मैंने आपको बोला था, जो आप पढ़ते हो LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपसे वादा किया था लास्ट लेक्चर में, मैं इस पे जरूरी 5-10 मिनट दूंगा कि जो आप पढ़ते हो LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वैलिड है सिर्फ दो नंबर्स का। अगर आप LCM फाइंड करोगे उनका HCF, इट इज वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स। अगर तीन नंबर्स आ गए तो LCM into HCF नहीं होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, इट्स ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। इसलिए रूल ही है LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर मेरे पास तीन नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 6, 9 और 10, इनका LCM अगर मैं निकालूंगा फिर HCF निकालूंगा, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि LCM into HCF निकलेगा 6 into 9 into 10 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन नटशल मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है सिंपली यहाँ पे वो रूल वायलेट होता है, यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर सर यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैं यहाँ पे बोर्ड को रब करता हूँ, फिर मैं वहाँ पे यहाँ पे कौन सी रिलेशन फिर वैलिड होती है। हालांकि तीन नंबर्स में भी रिलेशंस वैलिड होती है, दो रिलेशंस वैलिड होती है, उन दो रिलेशंस को मैं यहाँ पे लिखूंगा। हालांकि मैं वो अवॉइड ही करता अगर आपकी बुक में नहीं लिखा हो। अगर आपकी बुक में नहीं लिखा होता तो मैं शायद नहीं बोलता, क्योंकि आपका सिलेबस है, आपकी बुक, आपकी मतलब जो क्वेश्चन कहीं से, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना भी हार्ड हो, क्वेश्चन आपकी बुक से आएगा। हालांकि फिर नहीं कहना कि वो जो क्वेश्चन आपकी बुक में से है, मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस आपकी बुक में दिया है उसी में से क्वेश्चन आएगा। मतलब चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर, मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम को अपियर, मतलब अपियर होना है, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना है, सिलेबस आपकी टेक्स्ट बुक रहती है। और टेक्स्ट बुक में बुस्सू, आप मेरा यकीन कीजिए, एक एक पॉइंट मैंने आपको टेक्स्ट बुक का पढ़ाया। और यहाँ पे वो रिलेशन दी के तीन नंबर्स की, हालांकि वो आगे जाके भी आप पढ़ोगे, तीन नंबर्स की यहाँ पे रिलेशन दी के आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको भी अपियर होगी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं वो रिलेशन लिखूंगा, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज जो रियल नंबर्स का है, आप नीचे देखना, स्क्वायर बॉक्स में जो चीजें लिखी होती है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट टू द रीडर में उसने लिखी है ये बातें, मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने देखा ये बात वहाँ पे लिखी होती है। इट इनहेंसेस योर नॉलेज। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उन दो रिलेशंस को। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। ये हैं वो दो रिलेशंस जो होल्ड करती है गुड फॉर थ्री नंबर्स, मतलब फॉर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप ये अपनी एनसीईआरटी पे देखना चाहेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक पे देखना चाहेंगे, वो मैंने आपको बोला, लो मतलब कहाँ पे आपको मिलेगा, रियल नंबर्स के लास्ट पेज पे, वहाँ पे ऊपर लिखा होगा एंड नोट टू द रीडर, एक स्क्वायर बॉक्स में वहाँ पे लिखा होगा ये इंफॉर्मेशन, ये लिखी होगी ये इंफॉर्मेशन। वहाँ पे लिखा होगा इफ पी क्यू एंड आर आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ये पी क्यू और आर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये जो रिलेशन है ये इनके लिए होल्ड नहीं करती है। मतलब LCM of PQR into HCF of PQR is not equal to product of PQR। इनके लिए कौन सी दो रिलेशंस होल्ड करती है? अगर आपको मतलब इनके लिए रिलेशन देखनी है LCM और HCF के दरमियान कौन सी रिलेशन होती है, अगर हमारे पास तीन नंबर्स होंगे, LCM of PQR is equal to PQR into HCF of PQR divided by HCF of PQ into HCF of, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, HCF of QR into HCF of PR। और जो हमारे पास HCF of PQR होता है बराबर वो होता है PQR into LCM of PQR divided by LCM of PQ into LCM of QR into LCM of PR। दैट मीन्स जरा मुझे बताओ ये रिलेशंस हमें कहाँ पे लगेंगे? हालांकि आपकी लेवल पे ये आपको कहीं नहीं लगेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ हायर लेवल में आपको ये कहाँ पे लगेंगे। अगर आपको LCM of PQR दी होगा, आपको निकालना होगा HCF of PQR। क्या तू HCF of PQR वैसे निकालेगा? पहले ये निकालेगा P के फैक्टर्स, फिर Q के फैक्टर्स, फिर R के फैक्टर्स, फिर कॉमन वगैरह जो तू देखा ना सर। फिर अगर LCM PQR जैसे हम दो रिलेट जैसे वो दो वाली अप्लाई हम करते थे, PQR
P इंटू क्यू इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहाँ पे वो रिलेशन नहीं, यहाँ पे ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। हमें LCM निकालना है HCF दे के PQR का, फॉर एग्जाम्पल हमें HCF दे के PQR का हमें LCM निकालना है। फिर आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा, P और Q का HCF लेना पड़ेगा, HCF ऑफ QR लेना पड़ेगा, HCF ऑफ PR लेना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है, ये जो दो रिलेशन ये होल्ड करती है गुड फॉर किसके लिए, 3 नंबर्स के। हालांकि यहाँ पे इन्फिनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं। LCM पता है HCF निकालो, HCF पता है LCM निकालो, या मतलब LCM और HCF दोनों पता है नंबर निकालो। फॉर QR नंबर दे के होगा P नंबर निकालो, या Q नंबर दे के होगा P नंबर निकालो। हालांकि अगर ये आपके थोड़ा इसने डिस्क्राइब किया होता ये रिलेशन, मैं इस पे क्वेश्चन भी दिखाता, क्योंकि ये आपके लिए फिर हायर हो जाएगा अगर मैं इस पे क्वेश्चन दे दूंगा। तो मुझे लगता है कि रिलेशन LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स वाली जो रिलेशन वो इंपॉर्टेंट है। उस पे जितने भी क्वेश्चन है वो हमने किए। 3 नंबर्स के लिए आपको सिर्फ रिलेशन पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा रिलेशन में से क्वेश्चन आए, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो यहाँ पे हो। अगर आप क्वेश्चन आया भी, मुझे नहीं लगता है कि कुछ रॉकेट साइंस है, आपको जो भी मतलब निकालना होगा इस रिलेशन में देखोगे। LCM पता होगा, HCF पता होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है P की नंबर, फिर Q का वैल्यू डालो, R का वैल्यू डालो, HCF का वैल्यू डालो, PQR का वैल्यू डालो और HCF फाइंड करो, PQ का HCF फाइंड करो, QR का HCF फाइंड करो, PR का आपको खुद मिल जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करना है, बेसिक मैथमेटिक्स है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स इसी के साथ एंड होता है। टिल देन टेक केयर, फिर अमान अल्लाह, मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में।